तो शुरू करते हैं कहानी। मूवी का नाम है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो ह्यूमन हमने पता ही था क्या होते हैं, इंसान, और कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब था इन्वेस्टमेंट। तो अब इसमें ये देखेंगे कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होती है और इसका बेसिक मतलब क्या है। तो सबसे पहले बेसिक मतलब की अगर बात करें तो इसका बेसिक मतलब है कि इंसान की एबिलिटीज और उसके स्किल्स की डेवलपमेंट करना। तो अब हम अगर अपने देश की पॉपुलेशन की एबिलिटीज और स्किल्स की डेवलपमेंट करते हैं तो उसको हम कह सकते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, या हम ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब फिजिकल कैपिटल तो हमने सुना था, लेकिन ह्यूमन कैपिटल तो हम पहली बार सुन रहे हैं। तो इन दोनों में क्या अंतर होता है? फिजिकल कैपिटल का मतलब होता है सिंपल सिंपल ऐसी चीजें जिन्हें आप देख सकते हो, जिन्हें आप बाजार में बेच सकते हो या खरीद सकते हो। लेकिन ह्यूमन कैपिटल की अगर हम बात करें तो उसको आप देख भी नहीं सकते और ना ही उसको आप बाजार में खरीद बेच सकते हो, क्योंकि ये तो इंसान के अंदर छुपी हुई स्किल्स होती है। दूसरी बात करें तो फिजिकल कैपिटल तो हमेशा ही डेप्रिशिएट करेगी समय के गुजरने के साथ, लेकिन ह्यूमन कैपिटल डेप्रिशिएट करेगी, लेकिन उसके डेप्रिसिएशन को हम रोक सकते हैं, थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं अगर हम अच्छी एजुकेशन और अच्छी हेल्थ पर इन्वेस्ट करें तो। बाकी मोबिलिटी की बात करें तो फिजिकल कैपिटल तो बहुत ही ज़्यादा मोबाइल है, उसको आप फ्रीली एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो, लेकिन ह्यूमन कैपिटल उतनी ज़्यादा मोबाइल नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप किसी से फिजिकल कैपिटल छीन सकते हो, उसके ओनर से उसको सेपरेट कर सकते हो, परंतु किसी इंसान से उसकी स्किल्स को छीनना मुमकिन नहीं है, यानी कि आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते। तो ये थे कुछ बेसिक डिफरेंस ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल के। अब एक सबसे मजेदार और सबसे ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है कि ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या अंतर होता है। तो मैंने आपको बताया कि ह्यूमन कैपिटल जो होता है वो एक सेल्फिश कॉन्सेप्ट है। वो इंसान को सिर्फ एक माध्यम की तरह देख रहा होता है, यानी कि मीन्स की तरह देख रहा होता है, मीडियम की तरह देख रहा होता है। क्यों? ताकि अल्टीमेटली देश के डब्बों में बढ़ोतरी हो, आउटपुट बढ़ जाए। लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट जो कॉन्सेप्ट होता है वो लोगों को देखता है एक एंड की तरह, यानी कि वो अच्छा अच्छा चाहता है सिर्फ लोगों का। वो चाहता है कि अच्छी एजुकेशन और अच्छी हेल्थ या अच्छी सुविधाओं से लोगों का भला हो, ना कि कोई प्रोडक्शन बढ़े। बात करें डिफरेंसेस की तो ह्यूमन कैपिटल एक थोड़ा सा नैरो कॉन्सेप्ट है, जबकि ह्यूमन डेवलपमेंट एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। मीनिंग ऑटोमेटिकली ऊपर कवर हो जाता है कि ह्यूमन कैपिटल सिर्फ लेबर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने पर जोर देता है, जबकि ह्यूमन डेवलपमेंट लोगों की ओवरऑल भलाई और उनकी लाइफ को अच्छा करने पर जोर देता है। फिर आता है जी सबसे इंपॉर्टेंट और पूरे चैप्टर का कह सकते हैं हार्ट, कि ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म करने के क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं। तो इसको आप अपने ऊपर भी लागू कर सकते हो कि आपको अगर अपने लिए बेहतर करना है जीवन में तो आपको कौन से खर्चे करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी सेहत का ध्यान रखोगे, क्योंकि जो इंसान सेहतमंद होगा वो ही देश के प्रोडक्शन में ज़्यादा अच्छा योगदान भी दे सकता है एज कंपेयर टू बीमार व्यक्ति। बात करें मेडिसिन की तो दो प्रकार की मोटी मोटी मेडिसिन होती हैं। एक प्रिवेंटिव वाली जो चीज़ों को या बीमारियों को रोकने के लिए दी जाती हैं जैसे वैक्सीनेशन। एक क्यूरेटिव वाली जो बीमारियों को ठीक करने के लिए दी जाती हैं, जैसे कि आप किसी भी इलनेस में दवाई लेते हैं। सोशल मेडिसिन एक टर्मिनोलॉजी है, उसका मतलब होता है कि लोगों में हेल्थ लिटरेसी को स्प्रेड किया जाए, यानी कि जागरूक करा जाए। तो पहला खर्चा हो गया सेहत पर। दूसरा खर्चा हम मान सकते हैं ट्रेनिंग पर, जिसके बारे में थोड़ा थोड़ा आपने बिजनेस स्टडीज में पढ़ रखा है। ट्रेनिंग हमारे एम्प्लॉयज़ की होती है, वो ऑन द जॉब भी हो सकती है, वो ऑफ द जॉब भी हो सकती है, पर किसी भी तरह की ट्रेनिंग से हमारे वर्कर्स की स्किल और एफिशिएंसी बढ़ती है। तो जब स्किल और एफिशिएंसी बढ़ती है तो अल्टीमेटली देश में प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। देन तीसरा जो मेन खर्चा हम करते हैं वो करते हैं जानकारी जुटाने पर, यानी इंफॉर्मेशन पर। अब इंफॉर्मेशन किस चीज़ से रिलेटेड हो सकती है? किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकती है। आपको अपने अगर कॉलेज के एडमिशन के लिए भी अगर कोई इंफॉर्मेशन लेनी है ताकि आप अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें, तो उसके लिए भी आपको कुछ ना कुछ खर्चा करना पड़ता है। चाहे आप इंटरनेट का खर्चा करें, चाहे आप कॉलेज के ऑफिस में जाने के लिए मेट्रो की टिकट का खर्चा करें, या आप घर वापस आते समय रिक्शा में आए तो रिक्शे वाले को आपने पैसे दिए वो खर्चा करें। तो जानकारी जुटाने के लिए जो भी आप खर्चा करते हैं दैट इज ऑल्सो ए खर्चा रिलेटेड टू ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इसके अलावा चौथा खर्चा आप करते हैं एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की सर्च में, जिसको बोलते हैं माइग्रेशन का खर्चा।
तो चाहे आप गांव से शहर जा रहे हों तो बस में जाएंगे तो बस का खर्चा करेंगे, चाहे आप अपने देश से किसी और देश में जा रहे हों अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए तो भी आप अपने कुछ खर्चे करेंगे, और साथ ही साथ आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग या अदर चीज़ों के खर्चे भी माइग्रेशन से बढ़ेंगे। तो ये सारे खर्चे भी माइग्रेशन के इसी में कवर हो जाते हैं। और पांचवा और सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ा खर्चा जो आप बचपन से करते चले आ रहे हो वो है एजुकेशन पर, क्योंकि आपकी स्किल्स डेवलप होंगी, आपकी एबिलिटीज़ डेवलप होंगी कब? जब आप अपनी एजुकेशन पे अच्छा खर्चा करेंगे, अच्छी एजुकेशन लेंगे तो आपको अच्छी स्किल्स मिलेंगी, और एक अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति जाहिर सी बात है देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ज़्यादा योगदान देगा एज कम्पेयर टू कोई अनपढ़ या कम पढ़ा लिखा व्यक्ति। तो कुल मिला के हमारी क्रक्स बन गई कि भाई खर्चे जो हैं वो 5 तरह के हमें करने हैं, हेल्थ पर, ट्रेनिंग पर, इंफॉर्मेशन पर, माइग्रेशन पर और एजुकेशन पर। बात करें इन खर्चों के फायदों की तो बहुत ही सिंपल सी बात है, इन खर्चों से हमारे देश का इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि पढ़ा लिखा इंसान ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करेगा और हेल्दी इंसान भी देश की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में लंबे समय तक मदद करेगा। दूसरा फायदा हम ये भी कह सकते हैं एचसीएफ का कि इससे नए नए इन्वेंशंस और इनोवेशंस को बढ़ोतरी मिलेगी, क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति ही नया इन्वेंशन या इनोवेशन के बारे में सोच सकता है और टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट भी कर सकता है। और जाते जाते हमने ये भी पॉइंट सीख लिया कि अगर हम सीधा ये कह दें कि ह्यूमन कैपिटल होने से तो पक्का पक्का इकोनॉमिक ग्रोथ होगा ही, तो ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम ऐसा डायरेक्ट रिलेशन लिखना या बोलना नहीं कर सकते। रीज़न, एजुकेशन सेक्टर की अगर हम बात करें तो बच्चा बचपन से स्कूल जाता है, पढ़ता है, हम एनरोलमेंट रेट्स देखते हैं, हम टीचर प्यूपल रेशियो देखते हैं, लेकिन उससे कहीं पर भी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन रिफ्लेक्ट नहीं होती। तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई खाली एजुकेशन हो रही है, बच्चे की स्कूलिंग हो रही है तो देश में इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी। इसी तरह हेल्थ सेक्टर की अगर बात करें तो हम खाली लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखकर या हम मॉर्टेलिटी रेट देखकर ये नहीं कह सकते कि ओवरऑल देश का हेल्थ स्टेटस अच्छा होगा, क्योंकि ट्रू हेल्थ स्टेटस खाली इन 2-3 फैक्टरों से मेजर नहीं किया जा सकता। तो ये बहुत मुश्किल है कहना कि ह्यूमन कैपिटल का और इकोनॉमिक ग्रोथ का एक डायरेक्ट रिलेशन है। तो मेन कहानी तो यहाँ पर समाप्त हो जाती है। बाकी इसके अलावा कुछ छुटमुट बातें जो एडिशनल हैं वो आप अपने आप पढ़ सकते हो कि सरकार भी कुछ खर्चे करती है इन सब चीज़ों को लेकर। हाँ, एक चीज़ थोड़ा सा रेलिवेंट हमें पता होनी चाहिए कि सरकार के इंटरवेंशन का क्यों ज़रूरत है एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर के अंदर। तो उसके लिए हम 4 मेन पॉइंट्स डिस्कस कर सकते हैं। पहला, हेल्थ और एजुकेशन का प्रभाव किसी भी इंसान के जीवन पर बहुत लंबे समय तक पड़ता है, तो इसीलिए सरकार को इंटरवेंशन करना चाहिए। दूसरा, कई बार लोगों को ही उचित जानकारी नहीं होती या इंफॉर्मेशन नहीं होती, या वो उतना खर्चा नहीं कर सकते जानकारी जुटाने के लिए, तो इसीलिए सरकार को इस फील्ड में इंटरवेंशन करना चाहिए। तीसरा, ये हर सिटीजन का फंडामेंटल राइट है, सरकार कहती है कि उसको अच्छी एजुकेशन और अच्छी हेल्थ फैसिलिटी मिले, तो इसीलिए पुअर और वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए सरकार को इस सेक्टर में इंटरवेंशन करना चाहिए। और चौथा, अगर हम पूरा कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर को ही दे देंगे तो हो सकता है वो अपनी मोनोपोली क्रिएट कर लें और मुनाफे के लिए काम करना शुरू कर दे, तो लोगों को उचित एजुकेशन या हेल्थ सुविधाएं ना मिल पाए रीजनेबल रेट्स पर। तो इसीलिए सरकार को इन फील्ड्स में भी इंटरवेंशन कर लेना चाहिए। तो ये था पूरा कंप्लीट एचसीएफ का समराइज्ड डिस्कशन। तो शुरू करते हैं सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेट्स एजुकेशन अप टू सीनियर सेकेंडरी लेवल। तो हालांकि एजुकेशन पर तो स्पेसिफिकली हमसे बहुत डीप क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, लेकिन बेसिक जानकारी होनी चाहिए, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को हम मानते हैं कि बच्चे सही भेज देंगे। तो बिल्कुल सही, वेरी गुड, और सिंपल आंसर है, इसमें कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है। तो सीनियर सेकेंडरी लेवल तक कौन सा बॉडी एजुकेशन को रेगुलेट करता है? राइट, NCERT। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल कैपिटल। तो इसमें हमको ये बताना है कि फिजिकल कैपिटल कौन सी है जिसको आप देख सकते हो, टेंजिबल है, छू सकते हो। तो बिल्डिंग भी है और मशीन भी है, राइट, वेरी गुड। स्किल्स जो होती हैं वो ह्यूमन कैपिटल होती हैं, तो वो फिजिकल कैपिटल नहीं होती, सही।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ एजुकेशन अटेनमेंट। तो ये भी जब हमने डिस्कशन करा था उसमें एक छोटा सा ही पॉइंट आया था एजुकेशन अटेनमेंट का, कि कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हम देख लेते हैं एजुकेशन का स्तर मापने के लिए। तो जिसमें ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो ऐसा भी एक हमने सुना था, या लिटरेसी रेट ऐसा भी एक हमने सुना था, ड्रॉप आउट रेशो, कई बार बच्चे छोड़ देते हैं एडमिशन लेने के बाद। तो बेसिकली सही भेजा आपने, सारे ही फैक्टर्स हैं जो हम देखते हैं आमतौर पे एजुकेशन इंडिकेटर के तौर पे। इसके बाद ये भी हमने अभी डिस्कस करा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल मेडिसिन। सोशल मेडिसिन सामाजिक, जिसपे हमने कहा था कि जिसका मतलब होता है क्या करना, एक होती थी क्यूरेटिव, एक होती थी प्रिवेंटिव, लेकिन एक होती थी सोशल। सही। तो सोशल मेडिसिन का मतलब होता है कि सामाजिक जागरूकता बढ़ाना, हेल्थ लिटरेसी को लेकर, उसको बोलते हैं सोशल मेडिसिन। सही। इसके बाद नंबर 5 वेरी सिंपल है, आपको NCERT की सही फुल फॉर्म बतानी है। तो ये भी मुझे लगता है बच्चे सही भेज देंगे यहाँ तक। तो NCERT की सही फुल फॉर्म नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। बिल्कुल सही, परफेक्ट। तो अभी तक सारे सही भेजे आपने, वेरी गुड, सही। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें थोड़ा ध्यान से भेजना, इसमें आपको मैच करके फिर ऑप्शन में से देखना है कि सही ऑप्शन कौन सा दे रखा है जिसमें सारे मैचेस परफेक्ट हैं। तो वो बड़े ध्यान से देखना। प्रिवेंटिव मेडिसिन ये हमने डिस्कस करा था, क्यूरेटिव मेडिसिन ये हमने डिस्कस करा था, सोशल मेडिसिन ये हमने डिस्कस करा था। तो कौन सा ऑप्शन जो है वो सही मैच वाला दे रखा है, तो उसके लिए हम ऐसा करते हैं, मैच ही बना लेते हैं और फिर देखते हैं कि आपके सही है या नहीं। प्रिवेंटिव मेडिसिन में हमने सबसे पहला जो एग्जांपल खुद भी कवर करा था वो था वैक्सीनेशन। क्यूरेटिव मेडिसिन में मतलब क्योर कर देना, दवाई देके ठीक कर देना ड्यूरिंग इलनेस, तो यानी कि ए। और सोशल मेडिसिन तो अभी अभी देखा हमने, यानी कि स्प्रेड ऑफ हेल्थ लिटरेसी। तो ये वाले ऑप्शन किस में दे रखे हैं कि 1 को बी से मिलाया है, 2 को ए से मिलाया है और 3 को सी से मिलाया है। तो ये आपको देखना है, और ये था ऑप्शन डी। सही, चलो बढ़िया, वेरी गुड। इसके बाद है नंबर 7, माइग्रेशन ऑफ पर्सन्स बोर्न एजुकेटेड ट्रेन्ड इन इंडिया to developed countries is a serious threat to the process of human capital is known as। तो माइग्रेशन के अंदर ही एक समस्या आती है जिसमें हमारे अच्छे पढ़े लिखे लोग जो हैं एजुकेटेड, वो भारत छोड़कर चले जाते हैं। तो कह रहे हैं इस समस्या को क्या कहते हैं, वेरी गुड, ब्रेन ड्रेन। बिल्कुल सही, परफेक्ट, सही। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंडिकेटर्स ऑफ HDI। हालांकि HDI पे अब सवाल नहीं आएगा, लेकिन एक सवाल इसमें ऐसी दे रखा है तो फिर भी मैं इसको बता देता हूँ, या हम कर लेते हैं, तो कई तो मारना है, वैसे एग्जाम में ये नहीं पूछेगा। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का मतलब होता है कि भाई ओवरऑल इंसान का जो वेल बीइंग है वो अच्छा चलना चाहिए। तो उसके अंदर उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उसकी लॉन्गिविटी है ना, कि कितने वर्ष तक जी सकता है, उसकी एजुकेशनल अटेनमेंट, सब कुछ ही देखते हैं वैसे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को हम मान लेते हैं कि ये अब नहीं पूछेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इज ए सोर्स ऑफ। जब हम एजुकेशन पर खर्चा करते हैं तो वो किसका सोर्स है? क्या वो फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन का सोर्स है, क्या वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का सोर्स है, क्या वो दोनों का सोर्स है, या किसी का नहीं है? ठीक है, वेरी गुड, सही। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का सोर्स होता है, वन ऑफ द सोर्स होता है एजुकेशन पे खर्चा करना, परफेक्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्यूरेटिव मेडिसिन। तो ये दोबारा से अभी हमने डिस्कस करा था, क्यूरेटिव, क्योर कर देना, ठीक कर देना, बीमारी को भगा देना। तो क्या ऑप्शन बन गया इसका? सही, बिल्कुल सही। तो अब हमें याद रहेगा, सब बच्चों को याद भी रहेगा। तो क्यूरेटिव मेडिसिन कौन सी होगी? जब बीमारी के दौरान हम दवाई देके बीमारी को दूर भगा देते हैं, परफेक्ट। तो वो बच्चा रेज हैंड करे जिसके यहां तक पूरे 10 on 10 आए।
10 on 10। ऐसे वाला हैंड रेज। ठीक है, ओके। चलो, तो अभी तक तो मजे आ गए। ठीक है, सही है। ठीक है, तो ये तो वार्म अप था, बच्चों को खुश करना पड़ता है ना। ठीक है, हाँ। अब मुर्गे फंसना शुरू हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 से देखते हैं कि क्या है। अब हमको थोड़ा बुद्धिमता के सवालों को झेलना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। असर्शन है, इंडिया इज फास्ट ट्रांसफॉर्मिंग इटसेल्फ इनटू नॉलेज इकोनॉमी। और उसका वो रीजन दे रहा है, because India recognizes the significance of human capital formation in the context of economic growth। तो वो कह रहा है कि भारत जो है वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहा है तेजी से नॉलेज इकोनॉमी में। तो ये बात तो ट्रू है। ठीक है, बच्चों ने भी मुझे लगता है यही कहा। और वो इसका रीजन दे रहा है क्योंकि भारत ने रिकॉग्नाइज कर लिया है इम्पोर्टेंस। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इम्पोर्टेंस। एचसीएफ की इम्पोर्टेंस को भारत ने समझ लिया है। किसके संदर्भ में या किसके कंटेक्स्ट में? इकोनॉमिक ग्रोथ के कंटेक्स्ट में। तो भारत ने समझ लिया इस बात को कि हाँ, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जरूरी है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। तो बिल्कुल सही। तो पहला तो सही हो गया, तो यानी कि राइट आंसर। तो इंडिया जो है वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहा है नॉलेज इकोनॉमी में तेजी से। और उसका रीजन यही है क्योंकि वो एचसीएफ की इंपॉर्टेंस को समझ चुका है। चलो ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12। असर्शन कह रहा है, इंडिया इज फेसिंग वन ऑफ द मोस्ट एक्सप्लोसिव प्रॉब्लम्स ऑफ डिसकंटेंट एंड फ्रस्ट्रेशन, दैट ऑफ ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट। तो फ्रस्ट्रेशन जो है वो एक स्थिति होती है स्पेसिफिकली जो अनएम्प्लॉयमेंट के केस में बोलते हैं, जिसमें मतलब पढ़े लिखे लोगों को भी प्रॉपर नौकरी नहीं मिल पाती। उस सिचुएशन को बोल रहे हैं। तो कह रहा है भारत उस सिचुएशन से काफ़ी ज़्यादा जूझ रहा है कि पढ़े लिखे नौजवान जो हैं उनको भी प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता, या मिलता है तो बहुत कम पैसों का मिलता है, यानी अंडर एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो उसका वो रीज़न दे रहा है, बिकॉज नॉट इनफ एफर्ट्स हैव बीन मेड to maintain the demand supply balance of the ever rising labor force in the country। कह रहा है क्योंकि ज़रूरत ज़रूरत ज़रूरती कदम नहीं उठाए गए डिमांड और सप्लाई को मैच करने के लिए, या उसके बैलेंस को मेंटेन करने के लिए कि भाई जितने लोगों की आवश्यकता है लेबर में, उतने ही लोग ग्रेजुएट हों या उतने ही लोगों को आगे पास किया जाए। इस डिमांड सप्लाई को भारत में कह रहे हैं मेंटेन नहीं करा गया, इसीलिए बहुत से पढ़े लिखे लोग जो हैं वो भी अनएम्प्लॉयड ही रह गए। इसीलिए भारत का ग्रेजुएट फ्रस्ट्रेशन से जूझ रहा है। तो ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट, राइट। और मुझे लगता है आपके भी आंसर सही हैं, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो परफेक्टली इसमें मैच कर रहा है, इज द राइट आंसर। सही। उसके बाद 13th, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन गिव्स बर्थ टू इनोवेशन, इन्वेंशन एंड टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट। तो ये भी हमने डिस्कस करा था जब हमने बेनिफिट्स के बारे में थोड़ा सा देखा था। तो इतना बात तो ट्रू है ना, क्योंकि एचसीएफ होता है तो उनसे ये सब चीज़ें होती हैं। अब उसका रीज़न दे रहा है, बिकॉज इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन क्रिएट्स एबिलिटी टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी, फैसिलिटेट्स इन्वेंशन एंड इनोवेशन, सिंस एजुकेटेड वर्कफोर्स जनरली अडेप्ट्स टू द मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। सही, बिल्कुल सही। तो अभी तक तो मज़े आ रहे हैं आपके, क्योंकि आंसर सही हो रहे हैं। सही, ठीक है ना, तो बिल्कुल सही है। लेकिन लॉजिकली भी पढ़ेंगे तो सही है। तो एजुकेशन की ही वजह से या उस खर्चे की ही वजह से एचसीएफ जो है वो इनोवेशन या इन्वेंशंस को प्रमोट करता है। अच्छा, अब आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना। असर्शन, ह्यूमन डेवलपमेंट इज एन एंड इटसेल्फ। और रीजन, human development occurs when more and more individuals in a society are educated, healthy and skill oriented। चलो, तो अब जो है मुर्गों के फंसने का समय आ गया है, और कुछ मुर्गे फंस चुके हैं। वेरी गुड। हाँ हाँ हाँ, मज़ा आया। तो अब अच्छा लग रहा है।
अब अच्छा लगा, अब लग रहा है कि कुछ फायदा हुआ। तो ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो अपने आप में एंड है, ये समझाया था कि नहीं? समझाया था। ह्यूमन डेवलपमेंट अपने आप में अंत है। मीन्स जरिया कौन समझता था? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, वो समझता था लोगों को जरिया। ह्यूमन डेवलपमेंट तो अपने आप में अंत होता है, कहता है बस ठीक है लोगों का भला हो जाए और क्या चाहिए। तो ये ट्रू है। और रीजन कह रहा है बिकॉज ह्यूमन डेवलपमेंट अकर्स व्हेन मोर एंड मोर इंडिविजुअल इन ए सोसाइटी यार पढ़े लिखे हों, सेहतमंद हो और स्किल्स हों। तो ये बात भी ट्रू है, क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट तो तभी अकर होगा जब ज्यादा ज्यादा इंडिविजुअल पढ़े लिखे होंगे, सेहतमंद होंगे। तो क्या है सही ऑप्शन? वेरी गुड। तो और मुर्गे फंसे, वेरी गुड, और मुर्गे फंसे, वेरी गुड। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, क्योंकि दोनों को इकट्ठा करके जोड़ के भी तो पढ़ लो। दोनों को इकट्ठा जोड़ के पढ़ोगे तो कोई लिंक ही नहीं बनेगा। दोनों जो है वो फैक्ट्स हैं, दोनों जो हैं एक फैक्चुअल स्टेटमेंट्स हैं। हाँ, शुभम का सही था बस शुरू में, बाकी इसमें मुर्गे फंस गए। चलो अब अच्छा लग रहा है, ठीक है ना? तो दोनों फैक्चुअल स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन रीजन नहीं था ना वो उसका, क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट अपने आप में एंड है। इस बात को वो किसी और ही तरह से थोड़ी ना समझा रहा है, रीजन दे ही नहीं रहा था वो। चलो 15। इन इंडिया people often migrate from urban to rural areas. Reason because gains of migration are greater than the cost of migration, implying that migration leads to human capital formation through better utilization of skills. चलो ठीक है, तो क्या बात है, बच्चे इतने होशियार हुए कि सही भेज दिया। बिल्कुल सही। तो इस बार असर्शन ही जो है वो गलत हो गया था। उसने कहा था कि इंडिया में शहर से लोग गांव में माइग्रेट करते हैं, तो ये बात बिल्कुल गलत थी, क्योंकि होता है एक्चुअल में उल्टा। सही, वेरी गुड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 असर्शन में है, द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज एज्यूमिंग अलार्मिंग प्रोपोर्शन। कह रहा है बेरोजगारी की जो समस्या है भारत में वो काफी चिंताजनक है, क्योंकि रीजन कह रहा है क्योंकि देयर इज अ ग्रोइंग गल्फ बिटवीन द सप्लाई ऑफ जॉब सीकर्स विद हायर एजुकेशन एंड देयर डिमांड। कह रहा है क्योंकि एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो लोग जॉब देख रहे हैं और पढ़े लिखे लोग हैं उसमें, और या जो डिमांड कर रहे हैं उसमें। तो इसीलिए प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एक अलार्मिंग सिचुएशन है। तो बेसिकली थोड़ी देर पहले भी ये डिस्कशन अभी आया था, तो ये वैसे ट्रू है, दोनों बातें ट्रू है, मतलब स्टेटमेंट्स भी ट्रू है। और थोड़ा सा ये पोर्शन क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेट करता है, तो फिलहाल आपके लिए टर्म 1 में इस तरह का सवाल पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, लेकिन फिर भी हमने डिस्कस कर लिया, इन केस पूछे तो हम बता सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि भारत में अनएम्प्लॉयमेंट की जो समस्या है वो काफ़ी चिंताजनक है, और उसका रीज़न यही है कि बहुत सारे पढ़े लिखे लोग जो हैं उनको प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता। चलो क्वेश्चन नंबर 17, expenditure on education is the most effective way of enhancing and enlarging the productive workforce in the country. ठीक है, कह रहा है खर्चा करेंगे अगर हम एजुकेशन पर तो वो सबसे इफेक्टिव तरीका है प्रोडक्टिव वर्कफोर्स को भारत में या कंट्री में बढ़ाने का। तो ये बात तो ठीक है, क्योंकि बिकॉज कह रहा है बिकॉज मॉनेटरी बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन फार एक्सीड द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। कह रहा है एजुकेशन के जो मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं, है ना, मतलब कि जब आप पढ़ लिख के बड़े आदमी बन जाओगे तो आपको फायदा बहुत मिलेगा, वो काफी ज्यादा है कॉस्ट ऑफ एजुकेशन से। कॉस्ट ऑफ एजुकेशन में आप खर्च करते हो कम, लेकिन आपको एजुकेशन अच्छी होने के बाद जो फायदा मिलेगा वो बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, क्या बात है। तो भाई मुर्गे नहीं फंसे, मुर्गे बच गए। मुझे लग रहा था मुर्गे फंसेंगे। चलो ठीक है, तो वेरी गुड। बेसिकली दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू थे, लेकिन दोनों ही फैक्चुअल स्टेटमेंट लग रहे हैं, वो प्रॉपर उसका रीजन नहीं लग रहा।
क्योंकि ऊपर में वो प्रोडक्टिव वर्कफोर्स बढ़ाने की बात कर रहा है और नीचे में वो कुछ और बात कर रहा है। वेरी गुड, सही आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ लेते हैं। 18 में कह रहा है ह्यूमन कैपिटल ट्रीट्स ह्यूमन बींग्स एज ए मीन्स टू द एंड बीइंग इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। फिर उसके बाद कह रहा है रीजन बिकॉज ह्यूमन वेलफेयर शुड बी इंक्रीज थ्रू इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ even if such investments do not result in higher labor productivity. ओके, तो भाई ह्यूमन कैपिटल ट्रीट्स ये एज मीन्स टू एन एंड, बात बिल्कुल सही है क्योंकि हमने पढ़ा ही था ह्यूमन कैपिटल जो है वो कॉन्सेप्ट उसको एक जरिए की तरह देखता है। और कह रहा है ह्यूमन वेलफेयर बढ़ेगा अगर हम एजुकेशन और हेल्थ में इन्वेस्ट करेंगे, चाहे लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़े ना बढ़े, है ना, जो एक तरह से ह्यूमन डेवलपमेंट का सेंटेंस होता है। तो बिल्कुल ट्रू। तो मुर्गे नहीं फंसे इस बार भी, मतलब सही आंसर बताया, वेरी गुड। लेकिन आपने सही सोचा होगा, समझ रहा होगा कि दोनों जो हैं वो स्टेटमेंट्स तो ट्रू हैं बट उनका आपस में कोई संबंध नहीं है। वेरी गुड। उसके बाद 19, ह्यूमन कैपिटल इज द कॉज बिहाइंड फिजिकल कैपिटल। कह रहा है ह्यूमन कैपिटल एक कारण है फिजिकल कैपिटल के पीछे, क्योंकि रीजन because human capital is the ultimate cause of an exponential pace of growth and development in advanced economies in the world। कह रहे दुनिया की तेज से तेज इकोनॉमी के डेवलपमेंट के पीछे या उनके बहुत तेजी से ग्रो होने के पीछे ह्यूमन कैपिटल ही अल्टीमेट कारण है। ठीक है, तो मुर्गे कौन फंसेंगे? तो ह्यूमन कैपिटल कह रहे हैं एक कारण है फिजिकल कैपिटल का, तो ये बात तो बच्चों ट्रू है क्योंकि फिजिकल कैपिटल तो तभी जनरेट हो सकती है जब ह्यूमन कैपिटल होगा। अब उसका वो रीजन दे रहा है। अच्छा, अब रीजन की लैंग्वेज पढ़ो, बिकॉज ह्यूमन कैपिटल इज द अल्टीमेट कॉज। तो ये रीजन की लैंग्वेज लग ही नहीं रही, ये भी एक फैक्चुअल स्टेटमेंट ही है। ये कोई रीजन थोड़ी ना लग रहा है, इसने कोई ये रीजन बताया कि फिजिकल कैपिटल क्यों होती है ह्यूमन कैपिटल की वजह से, क्योंकि ह्यूमंस जो हैं वो बुद्धिमान होते हैं, वो फिजिकल कैपिटल को बना सकते हैं, कुछ ऐसा थोड़ी ना लिख रहा है वो रीजन। वो तो कह रहा है ग्रोथ होगी इकोनॉमीज की दुनिया में, वो भी ह्यूमन कैपिटल की वजह से होगी। तो बेसिकली रीजन एप्ट रीजन नहीं है। हाँ, तो इसीलिए सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, है ना। सोच के देना आंसर, ऐसा नहीं सोचना कि दो लगातार बी हो गए तो अब ये बी नहीं होगा। कई बार बच्चे के मन में ये भी भाव आता है कि लगातार पिछले दो बी थे, 18 भी बी था, 17 भी बी था, तो अब तो ये शायद बी नहीं होगा। ऐसे नहीं सोचना, एग्जाम में फंस जाओगे। आप लॉजिकली हर क्वेश्चन को सोचो। चलो उसके बाद 20, असर्शन ह्यूमन कैपिटल कंसिस्ट ऑफ नो हाउ एबिलिटीज एंड एक्सपर्टीज यूज्ड एज इनपुट्स इन प्रोडक्शन एक्टिविटी। कह रहा है ह्यूमन कैपिटल जो है वो एक तरह से लोगों की एबिलिटी है, एक्सपर्टीज है, वो कैसे अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटी में इस्तेमाल करते हैं। और वो रीजन कह रहा है बिकॉज इट इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी इज द स्टार्ट पॉइंट। तो इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी इज द स्टार्ट पॉइंट तो गलत है। प्रोडक्टिविटी तो बाद में स्टार्ट होगी ना इंक्रीज होना। स्टार्टिंग पॉइंट तो है कि आप पहले HCF डेवलप करते हो, पहले आप अपनी एजुकेशन पे खर्चा करते हो, हेल्थ का ध्यान रखते हो, बाद में फिर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होना शुरू होती है, वो तो आफ्टर इफेक्ट है। हाँ, तो सही भेजा बच्चों ने, ऑप्शन सी। ठीक है, गुड। इसके बाद 21, 5 और हैं अब रीजन असर्शन के। तो 21 में कह रहा है प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल इज एनहेंस्ड एंड द पेस ऑफ ग्रोथ एक्सीलरेट्स। फिजिकल कैपिटल की प्रोडक्टिविटी बढ़ी है और ग्रोथ जो है उससे तेज हुआ है। कह रहा है रीजन क्योंकि स्पेशलाइज्ड इंजीनियर्स एंड स्किल्ड वर्कर्स कैन सर्टेनली हैंडल मशीन्स बेटर देन द अदर्स। क्योंकि पढ़े लिखे इंजीनियर्स और काबिल वर्कर्स मशीनों को बहुत ही अच्छे से हैंडल करते हैं दूसरों की अपेक्षा में।
सही, वेरी गुड। तो बेसिकली इस बार दोनों स्टेटमेंट सही हैं और दोनों को आप जोड़ के पढ़ोगे भी तो बिल्कुल बात सही भी बन रही है क्योंकि वो ढंग से इसमें लिखी हुई है। सही। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है फिजिकल कैपिटल से क्योंकि स्किल्ड लेबर या स्पेशलाइज्ड इंजीनियर्स अच्छे से मशीनों को हैंडल कर रहे हैं, तो बात सही थी। उसके बाद क्वेश्चन 22 देखते हैं। 22 में कह रहा है assertion gains of migration are greater than the cost of migration leading to human capital formation। तो इतनी तो बिल्कुल बात ठीक है कि आपको माइग्रेशन से जो फायदा मिलता है वो कहीं ना कहीं माइग्रेशन के खर्चे से काफी ज्यादा होता है और इससे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन डेवलप होगा, मतलब होगा। क्योंकि अब रीजन पढ़ते हैं। बिकॉज माइग्रेशन contributes to human capital formation as it facilitates utilization of inactive skills of the people। कह रहा है क्योंकि माइग्रेशन कहीं ना कहीं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करता है और वो लोगों की इनएक्टिव स्किल्स को भी यूटिलाइज करवाने में मदद करता है। तो बिल्कुल सही भेजा शुभम ने, यानी कि ऑप्शन ए, क्योंकि बात बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट्स ट्रू हैं और उसका रीजन भी बिल्कुल एप्ट है। तो सही बात कह रहा है। माइग्रेशन का फायदा ज़्यादा होता है, उसका खर्चा कम होता है, उससे हमारी ह्यूमन कैपिटल की फॉर्मेशन होती है क्योंकि वो इनएक्टिव स्किल्स को लोगों की यूटिलाइज करने में मदद करता है। तो सही बात थी। उसके बाद 23 में कह रहा है स्किल इज वैल्यूड बिकॉज इट contributes टू द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन बाय रेजिंग द लेवल ऑफ एफिशिएंसी। कह रहे स्किल जो है हम उसकी वैल्यू करते हैं क्योंकि वो प्रोडक्शन के प्रोसेस में एफिशिएंसी बढ़ाती है। ठीक है, ये तो बात ठीक हो गई। अब इस बात का वो रीजन दे रहा है बिकॉज ओवर टाइम स्किल हैज इमर्ज्ड एज ए सिग्निफिकेंट ड्राइवर ऑफ ग्रोथ विच इज नोन एज ह्यूमन कैपिटल। कह रहे स्किल जो है वो एक मतलब कई वर्षों से या ओवर टाइम एक काफी बड़े ग्रोथ फैक्टर की तरह इमर्ज हुई है जिसको हम ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। ठीक है, तो मुर्गे फंसे, वेरी गुड। तो आपने स्टेटमेंट दोनों जोड़ के नहीं पढ़ी तो रीजन वो है ही नहीं। नीचे वाला स्टेटमेंट तो रीजन है ही नहीं और उसकी एंडिंग भी देखो ना कैसी है, विच इज नोन एज ये, तो ये रीजन की लैंग्वेज है ही नहीं। ये तो दोनों एक फैक्चुअल स्टेटमेंट्स ही हैं, बस दोनों स्टेटमेंट्स ही हैं। कह रहा है स्किल्स जो हैं वो प्रोडक्शन प्रोसेस को के में कंट्रीब्यूट करते हैं क्योंकि वो एफिशिएंसी बढ़ाते हैं। और नीचे उसने इसका कोई रीजन थोड़ी ना दिया कि क्यों बढ़ाते हैं एफिशिएंसी, क्योंकि वो ये है वो है, ऐसा थोड़ी ना बता रहा है। कह रहा है रीजन में लिख रहा है कि स्किल जो है वो तो ग्रोथ में बहुत ज़्यादा एक हेल्प करता है या एक सिग्निफिकेंट ड्राइवर है ग्रोथ का, है ना। तो रीजन की लैंग्वेज भी नहीं थी। चलो उसके बाद था 24 में लिखा है अकॉर्डिंग टू ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स आर एंड्स इन देमसेल्व्स। तो भाई ह्यूमन कैपिटल में कह रहा है कि ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो अपने आप में एंड हैं। तो मेरे से तो बच्चों आगे पढ़ा भी नहीं जा रहा, मुझे तो बड़ी दिक्कत हो गई आगे बोलने में, क्योंकि ह्यूमन कैपिटल कॉन्सेप्ट्स तो ह्यूमन बीइंग्स को एंड नहीं समझता, वो तो उनको जरिया समझता है, बताया था ना, मीन्स समझता है, माध्यम समझता है। तो ये बात तो यहीं पे ही गलत हो गई, तो इसीलिए अब कोई टेंशन नहीं। हाँ, तो इसीलिए ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर बन गया, परफेक्ट। उसके बाद लास्ट रीजन असर्शन, इसमें कह रहा है असर्शन इनोवेशन इज द लाइफ लाइन ऑफ ग्रोथ इन द इकोनॉमी बिकॉज, रीजन है बिकॉज larger the number of skilled and trained personnel, the lesser the possibilities of innovation in the area of production and relative activities। तो बताइए जी, पढ़ ली अंग्रेजी, आपको समझ आ गई होगी। वेरी वेरी गुड, शाबाश।
तो उसने नीचे की रीजन में कहानी जो दे रखी है वो गलत दे रखी है, क्योंकि ज़्यादा लोग जब ट्रेन होंगे तो उल्टा इनोवेशन की संभावना बढ़ेगी, घटेगी नहीं। तो उसने स्टेटमेंट फॉल्स दे रखा था, बिल्कुल सही। तो सही आंसर भेजा आपने सी। चलो तो मजे आ गए, रीजन असर्शन तो खत्म। अब चलते हैं अगली वैरायटी, ट्रू फॉल्स। तो बस ये तो सिंपल है, तुक्केबाजी करनी है इसमें तो। चलो सबसे पहले ए, राइट टू एजुकेशन एक्ट वाज इनैक्टेड इन द ईयर 2009। तो मारिए तुक्के, राइट टू एजुकेशन एक्ट। ओके ओके ओके, ट्रू, सही, ठीक है, ट्रू। बेसिक क्वेश्चन है, थोड़ी सी जानकारी है, इतनी होनी चाहिए। उसके बाद बी, द राइजिंग पॉपुलेशन इज नॉट सच अ ह्यूज रोड बैक ब्लॉक इन द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। कह रहा है जनसंख्या जो बढ़ रही है वो कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है HCF के लिए। वेरी गुड, फॉल्स है ना, गलत कह रहा है, क्योंकि ये तो बल्कि HCF में एक समस्या है। उसके बाद सी, एक्सपेंडिचर ऑन एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल। बस जानकारी लेने का खर्चा, जानकारी एक्वायर करने का खर्चा, ये भी कोई ह्यूमन कैपिटल का पार्ट होती है? ये तो नहीं लग रहा, मुझे तो ये फॉल्स लग रहा है। खाली जानकारी लेने का खर्चा, इससे क्या होगा? इससे थोड़ी ना कोई ह्यूमन कैपिटल होगा, ये तो फॉल्स है। अच्छा, बच्चे ट्रू भेज रहे हैं, चलो तो इसका मतलब बच्चों को पता है बात। ओके, डी, एज पर द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2018 इंडिया वाज रैंक्ड एट 180th पोजीशन। तो ये वाला आप स्किप कर दो, ये HDI रिपोर्ट्स का क्वेश्चन है, तो ये वैसे अब हमसे नहीं पूछेगा, है ना, तो ये हम छोड़ देते हैं। हालांकि ये फॉल्स है, क्योंकि भारत की रैंक 180 नहीं थी, 180 तो बहुत पीछे होगी, इतना पिछड़ा हुआ देश थोड़ी थोड़ी ना है भारत, 130 के आसपास थी, ठीक है ना, तो खैर कोई बात नहीं। उसके बाद ई, ह्यूमन कैपिटल रिफर्स टू द सम ऑफ फिजिकल कैपिटल एंड फाइनेंशियल कैपिटल। कह रहे ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मूला है फाइनेंशियल कैपिटल और फिजिकल कैपिटल को ऐड कर दो। वेरी गुड, तो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, यानी कि ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही फॉल्स है। सही सही भेजा, वेरी गुड। चलो तो मजा आ गया जी, ट्रू फॉल्स भी सही हो गए। अब कर लेते हैं फिल इन द ब्लैंक। तो अब आपको भरने हैं गैप्स। ए, डैश कैपिटल रिफर्स टू द स्टॉक ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टीज ऑफ नेशन एट ए टाइम। तो दो में से कौन सा भरना है? कौन से कैपिटल को हम कहते हैं कि ये हमारी स्टॉक है स्किल्स की और एक्सपर्टीज की? सही, वेरी गुड। तो हम सब जानते हैं ये ह्यूमन कैपिटल होती है, वेरी गुड। उसके बाद बी, एज पर द सेंसस 2011 ओवरऑल लिटरेसी रेट इन इंडिया। बेसिक जानकारी है, बस पता होनी चाहिए। मतलब ओवरऑल लिटरेसी जो है रेट कितना था भारत में लास्ट सेंसस के दौरान? तो बिल्कुल सही, 70% है ना, 50% तो काफी कम हो गया, अब तो 70 है। उसके बाद सी, डैश ट्रेनिंग इज फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग टेकिंग प्लेस इन ए नॉर्मल वर्किंग सिचुएशन। कौन सी ट्रेनिंग वो होती है जिसमें मतलब सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, लोग काम कर रहे हैं और आप वहीं पे जाकर ट्रेन कर रहे हो? राइट, वेरी गुड। तो आपने बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ा है ये, वेरी गुड, सही। ऑन द जॉब ट्रेनिंग है ना, ऑफ द जॉब में तो आपको कहीं दूर ले जाते हैं। उसके बाद डी, द रेवेन्यूज फ्रॉम एजुकेशन सेस। एजुकेशन सेस सरकार ने लॉन्च करा था कि भाई हम लोगों से थोड़ा सा कुछ टैक्स एक्स्ट्रा वसूलेंगे ताकि हम एजुकेशन सेक्टर में उस पैसे को इस्तेमाल कर सकें। तो बस पॉइंट ये है, आपको तुक्का ये मारना है कि वो एजुकेशन कौन से लेवल की थी, मतलब थोड़ा छोटे लेवल की, एलिमेंट्री या हायर स्कूल, हायर एजुकेशन के लिए, है ना। तो इसका सही आंसर भेज रहे हैं बच्चे, बिल्कुल सही। तो एलिमेंट्री एजुकेशन है ना, थोड़ा छोटे बच्चों के लिए या बेसिक स्टार्टिंग एज के बच्चों के लिए, ताकि वहां पर सरकार खर्चा कर सके लोगों से टैक्स लेके। तो एजुकेशन सेस जो है ये एक प्रकार का टैक्स होता है। उसके बाद ई, मॉनेटरी बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन
डैश द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, पढ़ाई का जो बेनिफिट आपको मिलेगा वो उसके खर्चे से क्या होगा, वेरी गुड, ज्यादा होगा। चलो बहुत ही सही, परफेक्ट। तो इसमें तो सबके मुझे लग रहा है 5 में से 5 आए। चलो उसके बाद 28, एक मैच द फॉलोइंग भी कर लेते हैं। तो 28, हाँ तो इसमें मुझे वैसी बोल बोल के मैच करवा दो, ब्रेन ड्रेन। तो 1 का किससे मैच होगा, वेरी गुड, 1 का होगा 1 से, ठीक है ना, कि लोग जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज में चले गए हमें छोड़ के। उसके बाद राइट टू एजुकेशन, भाई अधिकार है आपके पास शिक्षा का। तो इस बात को आप किससे मैच करोगे, इस पॉइंट को, वेरी गुड, कि भाई 6 साल से लेकर 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को फ्री और कंपलसरी शिक्षा मिलनी चाहिए, वेरी गुड। उसके बाद सी लिटरेसी रेट, साक्षरता रेट, हाँ जो लिख सकें और पढ़ सकें, वेरी गुड, 4। और बस जो बच गया वो तो ऑटोमेटिकली ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, कि भाई मतलब स्कूलों में कितने बच्चों ने एनरोलमेंट्स लिए हैं, यानी कि एडमिशन लिया है, 2, सही। चलो बहुत ही बढ़िया। उसके बाद 29 का मैच करवाओ जी, 29, NCERT का मैच किससे लग रहा है आपको, वो क्या करती है, वेरी गुड। तो वो हमने अभी एक क्वेश्चन में भी डिस्कस करा था, वो रेगुलेट करती है अप टू सीनियर सेकेंडरी लेवल, सही। उसके बाद UGC, ये भी बताया था डिस्कशन में, थोड़ा सा ही आया था वैसे। UGC ये किस में करती है, वेरी गुड, है ना, कॉलेज। तो ये क्या बन गया, हायर एजुकेशन में करती है, बिल्कुल सही। उसके बाद AICTE टेक्निकल, ठीक है, वेरी गुड। तो ये हेल्थ से तो वैसे भी नहीं करती, तो एक ही ऑप्शन बचा, इंजीनियरिंग एजुकेशन, है ना। हेल्थ से कौन करता है, हेल्थ से करता है ICMR, तो ये भी हमने देखा था, सही, बिल्कुल परफेक्ट। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 30 और बता दो, लेट्स सी क्या इसमें सही तुक्का लगेगा। मैच द फॉलोइंग, लेट्स सी, तो इसमें तो भाई तुक्के ही मारने पड़ेंगे, है ना। तो ये बेसिक क्वेश्चन एक दे दिया ताकि आपको थोड़ा सा परेशान कर सकूं। नेशनल लिटरेसी मिशन, बताइए कब लॉन्च हुआ था, नेशनल लिटरेसी मिशन लॉन्च हुआ था 1988 में, हाँ सही, 1988 में लॉन्च हुआ था नेशनल लिटरेसी मिशन, पुराना है थोड़ा। चलो अगला, ये आसान है, राइट टू एजुकेशन, हाँ तो ये तो सबने अभी पढ़ ही लिया और याद भी रहेगा अब हमको, 2009 में लॉन्च हुआ था, बिल्कुल सही। उसके बाद जवाहर नवोदय विद्यालय, या चलो मान लो ये नहीं पता, लास्ट वाला देखो, केंद्रीय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय बताओ कब लॉन्च हुए थे, सबसे पुराने, हाँ केंद्रीय विद्यालय, बिल्कुल, तो 1963 में, है ना। और जवाहर नवोदय विद्यालय इसीलिए 1985, जो बच गया रिमेनिंग। चलो ठीक है, परफेक्ट। उसके बाद 31 का भी कर लेते हैं डिस्कस, वोकेशनलाइजेशन एजुकेशन, इस पर तो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे भी जोर दिया गया है। तो बताओ इसका मैच किससे होगा, ये पूछ सकता है, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी इसमें मैच है ना, कि भाई वोकेशनल बच्चों को शिक्षा मिलनी जरूरी है,
तो ये आते हैं जिसमें आपको कुछ दूसरी तरह की नॉलेज दी जाती है, बिल्कुल सही, यानी कि 3, है ना। आपको इलेक्ट्रीशियन बनना है, आपको हेयर स्टाइलिस्ट बनना है, मतलब जो स्कूल में अभी आपको नहीं दिखती, लेकिन धीरे धीरे इसको भी लेकर आएंगे। इसको बोलते हैं वोकेशनलाइजेशन एजुकेशन, ठीक है। उसके बाद हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन कौन सी होगी? हायर, हायर कॉलेज, हाँ वेरी गुड। ग्रेजुएशन, है ना, यूजीसी वाला। उसके बाद एलिमेंट्री एजुकेशन, बच्चे, एलिमेंट्री, एलिमेंट्री एजुकेशन, हाँ वेरी गुड, है ना। और आपके स्कूल में बड़ा सा बोर्ड जो लगा होता है उसमें लिखा होगा ना, ऐसा लिखा होगा आपके स्कूल के बोर्ड पे, सीनियर सेकेंडरी, तो यानी 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, हाँ सीनियर सेकेंडरी। चलो उसके बाद 32, ये और कर लेते हैं। तो 32 में क्या कह रहा है? फिजिकल कैपिटल। चलो ये तो फटाफट मैच करवा दोगे। तो फिजिकल कैपिटल कौन सी? फिजिकल कैपिटल की एग्जैक्ट परिभाषा क्या? कि फिजिकल कैपिटल वो होती है जो बनाई गई है, वो एक ऐसा साधन है प्रोडक्शन का जो खुद बनाया गया है, राइट। तो इसको बोलते हैं प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब ये प्रोडक्शन का एक ऐसा साधन है, एक ऐसा जरिया है जो खुद बनाया गया है, मतलब इंसान ने मशीन बनाई और वो मशीन अब प्रोडक्शन करेगी। तो फिजिकल कैपिटल जो है वो क्या है? प्रोड्यूस्ड मीन्स। उसके बाद ह्यूमन कैपिटल। तो ढूंढो ह्यूमन कैपिटल का मैच किससे करेगा? सही, सिंपल, क्योंकि वो हम सबको पता है कि भाई वो तो हमारी स्किल्स है, एक्सपर्टीज है ना, जो हम लेते हैं। उसके बाद फाइनेंशियल कैपिटल और नेचुरल कैपिटल। तो फाइनेंशियल कैपिटल आपने अकाउंटेंसी में भी पढ़ते होंगे, फाइनेंशियल कैपिटल है ना, ये सब कागज के टुकड़े, सही, फाइनेंशियल कैपिटल। और नेचुरल कैपिटल तो बची गई, नाम से भी क्लियर है, नेचुरल रिसोर्सेज, तो सारे रिसोर्सेज का बेसिकली स्टॉक, बिल्कुल सही, परफेक्ट, ठीक है। चलो मजे आ गए। लास्ट क्वेश्चन बच्चों, बस फिर खत्म, फिनिश, मजा आ गया। तो कहानी तो हमको नहीं पढ़नी क्योंकि हम कहानी तो जानते हैं, तो हम ऐसा करते हैं सीधा सवाल पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रानू इज ए साइंटिस्ट। रानू एक साइंटिस्ट है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ हर स्टडीज एंड ट्रेनिंग शी डिसाइडेड टू मूव टू अमेरिका फॉर द जॉब। तो रानू ने पढ़ाई करके अमेरिका रुख कर लिया। तो बताइए इस सिचुएशन को आप क्या कहेंगे? सही भेजा, वेरी गुड, पहले भी हमने डिस्कस कर लिया था और पता भी है अब तो सबको, ब्रेन ड्रेन, परफेक्ट। दूसरा, when there is lack of balance between the demand and supply for fresh labor force it may create, ये भी मैंने अभी समझाया था थोड़ी देर पहले। लेबर का मतलब हो गया भाई जो लोग काम करना चाहते हैं, तो डिमांड और सप्लाई में बहुत गैप है, मतलब कि लोग चाहते हैं नौकरियां लगें लेकिन लग नहीं रही हैं। तो बिल्कुल सही, तो इस में क्या क्रिएट होती है? फ्रस्ट्रेशन, सही। तो ये एक एम्प्लॉयमेंट के अंदर यूज होने वाली टर्मिनोलॉजी है, परफेक्ट। उसके बाद नंबर 3, असर्शन कह रहा है इट इज डिफिकल्ट टू मेजर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, और उसका वो रीजन दे रहा है बिकॉज फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन आर क्वांटिफाइबल। तो ह्यूमन कैपिटल को मेजर करना डिफिकल्ट है ना, ये बात तो ट्रू है। क्यों डिफिकल्ट है? उसका रीजन क्या है क्यों डिफिकल्ट है? क्योंकि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की जो चीजें, शिक्षा, सेहत, ये सारी चीजें क्वांटिफाइबल नहीं है। आप इन्हें क्वांटिटी में डिफाइन नहीं कर सकते, इसीलिए मुश्किल है ना, क्वांटिफाइबल नहीं है। तो उसने जो ये रीजन में अंग्रेजी लिख दी वो गलत हो गई, अगर वो नॉट लगा देता तो सही होता। हाँ सही आंसर, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, है ना, समझ गए ना, तो वो क्वांटिफाइबल नहीं होते।
और लास्ट क्वेश्चन, फिर बस खत्म सब कुछ। आहा हा हा, मजे आ गए। मैच द फॉलोइंग। तो अब आपको इसमें मैच के भी ऑप्शंस दे रखे हैं, तो सही ऑप्शन ढूंढ के बताना है जिससे आपको लगता है कि मैच आपका परफेक्ट होगा। तब तक मैं भी सोच लेता हूँ। राइजिंग पॉपुलेशन, तो मतलब पॉपुलेशन बढ़ रही है। उसके बाद लो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स, ठीक है, तो ये होगा। ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ठीक है, और स्किल फॉर्मेशन, ठीक है। हाँ जी, चलो तो कोशिश करते हैं। तो भाई देखो, सबसे पहले लो एकेडमिक स्टैंडर्ड से शुरू करते हैं ना। तो लो एकेडमिक स्टैंडर्ड का मतलब है भाई पढ़ाई लिखाई के अगर स्तर कम रहेंगे, तो मैं कह सकता हूँ सीधा सीधा ये तो वन से मैच हो गई होगा, डेफिशिएंट स्किल्स हो गए, है ना। तो अगर टू का मैच वन से हो रहा है, तो अब मेरा ए ऑप्शन जो है वो भी गलत हो गया, और मेरा सी डी ऑप्शन जो है वो भी गलत हो गया, क्योंकि इन दोनों में टू का मैच कोई और ही दे रखा था। तो टू को देखते ही मैं समझ गया कि ए और डी ऑप्शन तो गलत हो गए। अच्छा, और कौन सा हम इजीली पता लगा सकते हैं भाई? ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग जो है वो आमतौर पे कहाँ दी जाती है? ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्राइमरी सेक्टर में, है ना। ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्राइमरी सेक्टर में। तो थ्री का जो मैच होना है वो टू होना है, ये मैं जानता हूँ। तो अगर थ्री का मैच टू होना है, तो अब ऑप्शन बी भी कट गया, क्योंकि ऑप्शन बी में थ्री का मैच फोर दे रखा है, फोर तो हो ही नहीं सकता। अब उसके बाद अगर वैसे मैच करने भी हो, तो राइजिंग पॉपुलेशन, तो इससे जो है एक तरह से पर हेड अवेलेबिलिटी घटती रहती है, क्योंकि जितनी जनसंख्या बढ़ेगी तो एक आदमी के लिए उतनी रिसोर्स की मात्रा कम हो जाएगी ना, क्योंकि लोग ज्यादा हो गए तो रिसोर्स की मात्रा पर व्यक्ति कम हो जाएगी। और स्किल फॉर्मेशन, स्किल फॉर्मेशन से भाई जाहिर सी बात है इकोनॉमिक ग्रोथ धीरे धीरे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो इसका टेक्निकली सही ऑप्शन जो है, मतलब जो इन गिवन ऑप्शंस में बन रहा था, वो बन रहा था ऑप्शन सी। सही, परफेक्ट। तो ये था बच्चों जी हमारा पूरा कार्यक्रम HCF को लेकर। तो कहानी हो जाती है फिनिश।